इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आय किसे कहते हैं, मुद्रा किसे कहते हैं और साख किसे कहते हैं। यह जो तीनों शब्द है ना, यह तीनों अर्थशास्त्र का शब्द हैं। यदि आप इन तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आय किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इनकम। आप लोग भी सुने होंगे कि इसका इनकम इतना है, यह इतना रुपया कमाता है, यह दिन का इतना रुपया कमाता है, वह व्यक्ति महीने का इतना रुपया कमाता है। इस तरह से आप सभी लोग सुने हैं और जानते भी हैं कि आय किसे कहते हैं। लेकिन इसका यदि परिभाषा देना हो तो हम किस तरह से इसका परिभाषा अर्थशास्त्र की भाषा में दे सकते हैं, तो वहीं अब चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, आय का परिभाषा यह होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, जब कोई भी व्यक्ति वह किसी भी तरह का कार्य करता है, वह कार्य शरीर से भी हो सकता है या फिर दिमाग से भी हो सकता है, तो उस कार्य के बदले में जो रुपया या पारिश्रमिक उसे मिलता है उसे ही उस व्यक्ति की आय कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो उस काम के करने के बदले में जो उसे रुपया मिलता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आय। तो आय का बहुत ही आसान परिभाषा मैंने आपको दे दिया है। यह परिभाषा आप लोग दे दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उस काम को करने के बदले में उसे जो रुपया मिलता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आय। अब हम समझते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मनी। यह भी आप सभी लोग शब्द सुने हैं और जानते भी होंगे, लेकिन इसका परिभाषा देना होगा तो हम किस तरह से देंगे। तो देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है या फिर करता है। देखिए, इसका परिभाषा ना अलग अलग अर्थशास्त्री लोग अलग अलग दिए हैं, तो सबका अपना अपना परिभाषा है। तो इसका किताब में भी आप परिभाषा खोजेंगे तो बहुत सारा परिभाषा है, लेकिन जो मुझे सबसे आसान परिभाषा लगा और अच्छा लगा वह यही लगा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यानी कि मुद्रा क्या है, वो हर एक वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करती है। जैसे कि इसमें वस्तु भी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी कि जब हम कोई भी सामान लेते थे, आज ना हम लोग रुपया देते हैं या फिर गूगल पे फोन पे कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, मान लीजिए हम किसी से कोई वस्तु ले रहे हैं, मान लीजिए किसी से हम चावल ले रहे हैं या फिर किसी से हम कुछ सामान ले रहे हैं, ठीक, तो उसके बदले में हम उसे कोई वस्तु को देते थे, ठीक। तो इस तरह से वो हर एक वस्तु जो भी मुद्रा का कार्य करती है ना, वही मुद्रा है। तो वस्तु भी इस तरह से मुद्रा हो गया, क्योंकि हम वस्तु से भी खरीद बिक्री करते हैं। उसके बाद सिक्का हो गया, नोट हो गया, चेक हो गया, एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यह सब क्या है, यह सब मुद्रा के साधन है। यह सब मुद्रा का काम करती है, इसलिए यह सब क्या है, यह सब मुद्रा है। तो मुद्रा क्या है, तो मुद्रा वह है, यानी कि वो हर एक चीज मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक। अब हम यह समझते हैं कि साख किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रेडिट। तो देखिए, साख जो शब्द है ना, यह आप हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि साख जो शब्द है यह नया शब्द है, इसे आप लोग नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। साख शब्द को भी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इसे आम भाषा में जानते हैं क्या बोला जाता है, उधार बोला जाता है। जी हाँ, आप लोग भी किसी से उधार लिए होंगे या फिर नहीं भी लिए होंगे, तो उधार शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है। उधार शब्द आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और यह भी सुना होगा कि यह व्यक्ति इससे इतना रुपया उधार लिया है, या फिर यह व्यक्ति किसी से इतना रुपया लोन लिया है, या फिर बैंक से उधार लिया है, या फिर कहीं से उधार लिया है। तो साख का मतलब क्या होता है आम भाषा में, तो उधार होता है। देखिए, यहाँ पर किताबी भाषा में कुछ और है। साख का सामान्य अर्थ है विश्वास या भरोसा। साख एक ऐसा विनिमय कार्य है, साख क्या है, तो साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा होता है। साख क्या है, तो यह एक ऐसा विनिमय का कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा होता है। देखिए, इस लाइन को मैं और भी अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से 10 रुपया उधार ले लिए, ठीक। यहाँ पर 10 रुपया आप किसी से उधार ले लिए,
तो जब आप एक 10 रुपया किसी से उधार ले लिए तो एक निश्चित अवधि के बाद, यह कह रहा है ना कि एक निश्चित अवधि के बाद जब एक निश्चित समय हो जाएगा तब आप इस 10 रुपया को उस व्यक्ति को जिससे आप यह 10 रुपया लिए हैं उसे चुका देंगे, तब यह पूरा हो जाएगा। ठीक, तब ना यह पूरा होगा जब उसे आप चुका देंगे। अब देखिए, साख होने के लिए ना, यानी कि उधार लेने के लिए, या इसमें मुख्य रूप से दो भाग होता है। एक होता है ऋणदाता और एक होता है ऋणी। साख के लिए कौन कौन से दो लोग महत्वपूर्ण होते हैं? एक होते हैं ऋणदाता, यानी कि एक वह व्यक्ति होता है जो उधार को देता है, यानी कि साख को देता है। ठीक, और एक वह व्यक्ति होता है जो साख को लेता है, यानी कि उधार को लेता है। तो इसका मुख्य रूप से दो भाग है, एक है ऋणदाता यानी कि क्रेडिटर और एक है डेबिटर। ठीक, तो इस तरह से यदि आपसे कोई भी पूछेगा आज के बाद कि बताइए कि साख क्या है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से बता दीजिएगा कि साख एक ऐसा विनिमय का प्रणाली है जो एक निश्चित समय अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा होता है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि साख का सामान्य अर्थ है विश्वास या भरोसा। साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने पर पूरा होता है। ठीक, यदि यह तीनों चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन कौन सा तीनों चीज, तो पहला हमने बताया है आय, दूसरा हमने बताया है मुद्रा और तीसरा हमने बताया है साख। यदि यह तीनों चीज समझ में आया होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया है या नहीं। आया होगा तभी भी बताइएगा और नहीं आया होगा तभी भी बताइएगा कि आपको कौन सा चीज अच्छे से समझ में नहीं आया।